फ़हीम अख्तर साहब लंदन का ताज़ा तरीन मजमून लंदन की फ़ज़ाओं में उर्दू की खुशबू के उन्वान से मंजर आम पर आकर मकबूल हो चुका है। उन्होंने अपने इस मजमून में लंदन में होने वाले मुशायरे का जिक्र किया है, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू शोरा व उदबा ने हिस्सा लिया। फ़हीम साहब न सिर्फ मुशायरे का जिक्र किया बल्कि उसे इस मुशायरे को महवर बनाकर कई अहम चीज़ों का अहाता भी किया है। उन्होंने मुशायरे की कदीम रवायत पर तनकीद की और ये समझाने की कोशिश की है कि उर्दू अदब और उर्दू शायरी से नौजवान नस्ल को जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के मुशायरे किए जाए ताकि नौजवान नस्ल इससे आके जुड़ सके। उन्होंने बताया कि नौजवान नस्ल को जोड़ने, उनमें दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के मुशायरे हो रहे हैं उससे नौजवान नस्ल तो दूर जो है वो भी धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने हज़ाए मजाक खाने पीने का भी जिक्र किया, जिसमें मुशायरे में शामिल लोगों को समोसे के साइज़ देखकर उसे उठाते हुए देखा गया। दरअसल वो ये बताना चाहते हैं कि उर्दू अदब में जितनी संजीदगी और दिलचस्पी दिखाने चाहिए थी उतनी दिलचस्पी लोगों में नहीं है, यानी धीरे धीरे उनमें कमी आ रही है। उन्होंने इस मुशायरे के ज़रिए रूहानियत का भी जिक्र किया है कि कैसे मगरिब के अजान के वक्त मुशायरे की कार्रवाई रोक दी गई नमाज के लिए और कैसे सभी लोग नमाज के लिए इकट्ठा हुआ। इस तरह फ़हीम अख्तर साहब ने इन पूरे मुशायरे में जो सरगर्मियाँ थी उसका जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने घर से मुशायरे हाल तक के सफ़र का भी जिक्र किया है, अपने शफीक और अपने दोस्तों का भी जिक्र छेड़ा है, उन लोगों ने क्या क्या कारनाम अंजाम दिए इसके बारे में बताया है। बहरहाल ये नहायत ही शानदार मजमून है जो दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात, रसायल, जरायद और वेबसाइट पर शाये होकर मकबूल हो चुका है। आप एक बार ज़रूर पढ़ें और ताकि आपको भी लगे कि आप भी लंदन के गलियों में घूम रहे हैं। बहुत शुक्रिया। की फ़ज़ाओं में उर्दू की खुशबू के उन्वान से फ़हीम अख्तर साहब लंदन का एक शानदार मजमून मंजर आम पर आकर मकबूल आम हो चुका है। उन्होंने इस मजमून में लिखा है, शाम का रंग आहिस्ता आहिस्ता गहरा हो रहा था और लंदन की फ़िज़ा में ख़ास सी अदबी खुनकी दर आई थी। घर से तैयार होकर जब बाहर कदम रखा तो जहन में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि आज की महफिल माज एक मुशायरा नहीं बल्कि उर्दू की एक और ज़िंदा रवायत से मुलाकात है। डॉक्टर अकरम शेख और उनकी बेगम डॉक्टर निफर शेख के हमरा सफ़र का आगाज़ हुआ तो रास्ते की रोशनी और शहर की मसरूफ़ खामोशी के दरमियान गुफ्तगू भी उसी अदबी माहौल में ढलती चली गई, जैसे हर लम्हा किसी शेर की सूरत इख्तियार कर रहा हो। न्यू माल्डन के इस हॉल की तरफ बढ़ते हुए दिल में एक मानूस सा इंतज़ार था, वही इंतज़ार जो हर अदबी निशस्त से पहले एक ख़ास कैफियत पैदा करता है। दरवाजे के करीब पहुँचते ही जब कदम अंदर की तरफ बढ़े तो फ़िज़ा में उर्दू लफ्ज़ों की बाज़ गश्त महसूस होने लगी और उसी लम्हा मारूफ शायर गालिब माजिदी ने नहायत गर्मजोशी और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल किया, जैसे किसी अदबी कारवा की पहली रस्म खैर मुक़द्दम अदा हो रही हो। ये मुलाकात माज़ एक रस्मी आगाज़ नहीं था बल्कि उस शाम की उस पूरे अदबी सफ़र का पहला रोशन इस्तिआरा था जिसने आने वाली महफिल को पहले ही लम्हे में खास वक़ार और अपनायत अदा कर दी। बस में उर्दू लंदन का आलमी ईद मिलन मुशायरा और उर्दू अदब के इन खूबसूरत और यादगार अदबी इज्तिमाआत में से एक था जो न सिर्फ ज़बान और अदब को खिदमत करते हैं बल्कि मुख्तलिफ खित्तों में बसने वाले अहले कलम को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके तहजीबी रिश्तों को भी मजबूत करते हैं। ये महफिल हफ्ता 25 अप्रैल को न्यू माल्डन लंदन के मेथोडिस्ट चर्च हॉल में मुनक़िद हुई, जहां इल्म अदब के चराग रोशन करने वाले अहले सुखन ने अपनी फ़िक्र अंगेज़ तख्लीक़ात से महफिल को वक़ार और हुस्न अता किया। इस बज़्म की सदारत जनाब अकील दानिश ने फरमाई, जिसकी मौजूदगी ने निशस्त को एक संजीदा और बामाने अदबी वक़ार अता किया। निज़ामत के फ़राइज़ जनाब सुहेल ज़रार खलीश ने नहायत खुश असलोबी और रवानी और मतवाज़न अंदाज में अंजाम दिए, जिससे महफिल की फ़िज़ा में तसलसल और दिलकशी बरकरार रही। निज़ामत का फ़न मज़ अल्फाज को जोड़ने का नाम नहीं बल्कि सामीन और शोरा के दरमियान एक हम आहंग रब्त कायम करने का हुनर है, जिसमें मौसूफ कामयाब रहे। इस महफिल की खास बात बर्लिन से तशरीफ़ लाए मुमताज़ अदीब, नावल निगार, अफसाना और सफ़र निगार जनाब सरवर गज़ाली के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत थी। उनकी इल्मी शख्सियत और अदबी खिदमात ने महफिल को बैनुल-अक़वामी रंग अता किया और उर्दू ज़बान की वसअत और असर अंगेज़ी को एक बार फिर नुमाया किया। उनकी नज़्म मिट्टी की मादो बहुत उम्दा थी। महफिल का आगाज़ मोहतरमा तानिया हसन की जानिब से बज़्म उर्दू लंदन के तारुफ से हुआ, जिसकी बुनियाद उनके वालिद मरहूम सैयद हसन कैफ़ी ने 1986 में रखी थी। इस तारुफ ने न सिर्फ बज़्म की तारीखी अहमियत को उजागर किया बल्कि उस तसलसल को भी नुमाया किया जो कई दहाइयों से उर्दू अदब की खिदमत में जारी है। इस मौका पर राकिब ने भी बतौर शायर शिरकत की, सआदत हासिल की, जबकि मुशायरे में लंदन के मुख्तलिफ इलाकों से तशरीफ़ लाए हुए शोरा ने अपनी ताज़ा फ़िक्री और जज्बाती अशार से सामीन को महसूस किया। इन शोरा में नज़मा उस्मान, रिफ़त, शमीम, मुस्तफ़ा
شاب، انجم شہزاد، فہیم اختر، احسان شاہد، صالحہ اندلیب، منان قدیر، منان کامران، زبیر کامی، سعید شان کانپوری، راشد ماہی، مزمل صابر، ڈاکٹر ابراہیم عزیز، آفتاب احمد، تانیہ حسن، صدف خان اور دیگر اہل سخن شامل تھے۔ ہر شاعر نے اپنی منفرد اسلوب اور فکر سے محفل کو رنگا رنگی بخشی اور اردو شاعری کی روایت کو آگے بڑھایا۔ یہ مشاعرہ اس بات کی روشن مثال تھا کہ اردو شاعری آج بھی اپنے انداز و تاثیر رکھتی ہے جو دلوں کو جوڑتی، فکر کو جلا بخشتی اور تہذیبی شناخت کو مضبوط کرتی ہے۔ لندن اور برطانیہ کو طویل عرصے سے اردو زبان ادب کا تیسرا بڑا مرکز کہا جاتا رہا ہے۔ برصغیر سے باہر دہلی اور لاہور کے بعد ایک ایسا شہر جہاں اردو مشاعرہ، ادبی تنظیموں اور ثقافتی سرگرمیوں نے اپنی ایک مضبوط روایت قائم کی۔ مگر آج کے حالات میں یہ سوال زیادہ سنجیدگی سے اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا واقعی لندن اب بھی اردو کا تیسرا مرکز ہے یا صرف ایک خوبصورت ادبی دعویٰ بن کر رہ گیا ہے؟ برطانیہ اور اس کے راجدھانی لندن میں اردو ادب کی تاریخ نسبتاً پرانی نہیں مگر نہایت مؤثر رہی ہے۔ 1950 سے لے کر 1990 کی دہائیوں میں ہجرت کرنے والے ادیب، شاعر اور استاد جب یہاں آباد ہوئے تو انہوں نے ادبی حلقے، مشاعرے اور انجمنیں قائم کی۔ انہی کوششوں سے بزم اردو لندن جیسے ادارے وجود میں آئے جنہوں نے نہ صرف مقامی سطح پر اردو کو زندہ رکھا بلکہ پاکستان، بھارت اور یورپ کے دیگر ممالک سے شعراء کو بھی جوڑا۔ اس دور میں مشاعرہ صرف تفریح نہیں تھا بلکہ شناخت، وابستگی اور زبان کے تحفظ کا ذریعہ تھا۔ اردو بولنے والی کمیونٹی کے لیے محفلیں اپنی تہذیب سے جڑے رہنے کا واحد سماجی راستہ تھا۔ مگر آج صورت حال کافی مختلف ہے۔ نئی نسل جو برطانیہ میں پیدا اور پروان چڑھی، اس کا اردو سے رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ زبان کا فاصلہ صرف لسانی نہیں بلکہ ثقافتی بھی ہے۔ نوجوان نسل کے لیے مشاعرہ اکثر ایک روایتی یا بزرگوں کی محفل بن کر رہ گیا ہے جس سے وہ جذباتی یا فکری طور پر پوری طرح جڑ نہیں پاتے۔ دوسری طرف ادبی محفلوں کی ساخت بھی بڑی حد تک وہی پرانی ہے۔ طویل نشستیں، رسمی انداز اور بعض اوقات ایک ہی طرح کی شاعری، یہ عوامل مل کر نئے نسل کی دلچسپی کو مزید کم کر دیتے ہیں۔ اگر ہم مرکز کو صرف مشاعروں کی تعداد یا ادبی تنظیموں کی موجودگی سے ناپے تو شاید یہ دعویٰ کسی حد تک برقرار رکھا جا سکے، لیکن اگر ہم زندہ ادبی تحریک، نئی تخلیقی آوازیں، تنقیدی مکالمے اور نوجوان شرکت کو معیار بنائے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یا یہ مرکزیت واقعی فعال ہے یا محض تاریخی شناخت۔ آج اردو کا تخلیقی مرکز صرف مشرقی شہروں تک محدود نہیں رہا بلکہ ڈیجیٹل دنیا نے اسے ایک عالمی زبان بنا دیا۔ آن لائن میگزین، یوٹیوب، مشاعرے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے روایتی ادبی مرکزیت کے تصور کو چیلنج کیا ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہوا کہ روایتی مشاعرے نقصان کا باعث ہے۔ انہوں نے اردو کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر بیرون ملک۔ مگر مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب روایت خود کو بدلنے سے انکار کر دے۔ اگر مشاعرے صرف ایک ہی طرز کے موضوعات، ایک ہی لہجے اور ایک ہی سامعین تک محدود رہے تو وہ بتدریج اکثر کھو دیتے ہیں۔ ادبی سرگرمی اگر نئی نسل کو ساتھ نہ ملا کر سکے تو وہ رفتہ رفتہ ایک بند حلقہ بن جاتی ہے۔ اصل ضرورت روایت کے خاتمے کی نہیں بلکہ اس کی تجدید کی ہے۔ اگر لندن کو واقعی اردو کا تیسرا مرکز برقرار رکھنا ہے تو اسے نئی نسل کے لیے قابل فہم اور قابل رسائی بنانا ہوگا۔ لندن اب بھی اردو ادب کا ایک اہم مرکز ہے مگر اس کی مرکزیت اب روایت پر زیادہ اور تحریک پر کم قائم نظر آتی ہے۔ اگر یہ روایت خود کو وقت کے ساتھ ہم آہنگ کر لے تو یہ مرکزیت نہ صرف برقرار رہ سکتی ہے بلکہ مزید مضبوط بھی ہو سکتی ہے۔ بصورت دیگر یہ ایک تاریخی شناخت بن کر رہ جائے گی، قابل احترام ضرور مگر محدود اثر کے ساتھ بھی ہو۔ اردو زبان کی اصل طاقت اس کی لچک اور جذب کرنے کی صلاحیت میں ہے۔ اگر یہ لچک ادبی اداروں اور مشاعروں میں بھی پیدا ہو جائے تو لندن واقعی کے ایک زندہ ادبی مرکز کے طور پر اپنی حیثیت برقرار رکھ سکتا ہے۔ 8 بجنے کے بعد جب مشاعرے کی فضا اپنے عروج پر تھی اور شعراء اپنے اپنے رنگ بکھر رہے تھے، اسی لمحہ نظامت کی جانب سے نہایت بامعنی اور قابل توجہ اعلان وقفے اور نماز مغرب کی ادائیگی کا ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے محفل کے ادبی تسلسل کو وقتی طور پر ضرور منقطع کیا مگر اس کے ساتھ ہی ایک اور سطح پر اجتماعیت اور تہذیبی وقار کو نمایاں کر دیا۔ حال میں موجود شعراء ہی نہیں بلکہ سامعین کی بڑی تعداد بھی اس اعلان کے ساتھ احتراماً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی رسمی جھجک، کوئی غیر ضروری توقف نہیں تھی بلکہ ایک فطری سا بہاؤ تھا جو سب کو ایک ہی سمت لے گیا۔ چند ہی لمحوں میں حال کا ماحول بدل گیا۔ جہاں کچھ دیر پہلے اشعار گونجتی تھی وہاں اب سکون، انکسار اور عبادت کی کیفیت چھا گئی۔ یہ منظر بظاہر سادہ تھا مگر اپنی معنویت میں نہایت گہرا۔ ادب اور عقیدت کا یہ امتزاج اس بات کی روشن مثال تھا کہ تہذیبی محفلیں صرف لفظوں کی بازی گری نہیں ہوتی بلکہ اپنے اندر اجتماعی شعور اور روحانی وابستگی کو بھی سموئے رکھتی ہے۔
नमाज की अदायगी के बाद जब लोग दोबारा निशस्त की तरफ लौटे तो महफिल में एक नई ताजगी, एक नया तवाज़ुन और एक और तरह की संजीदगी पैदा हो चुकी थी। गोया अदब ने इबादत से तवानाई लेकर फिर से अपना सफ़र शुरू किया। अदबी महफिल अपनी जगह, मगर असल इम्तिहान अक्सर वक्फे में सामने आता है और यहाँ भी कुछ मुख्तलिफ न था। मुशायरे के दरमियान जब ज़रा सा वक्फा आया तो हाल के कोने में समोसे, छोले, मिठाई और नमक पारों की वो अदबी खिदमत सजी हुई थी जिसने फ़ौरन माहौल का रुख संजीदा शायरी से हल्के फुल्के ज़ौक़ ताम की तरफ मोड़ दिया। यूँ महसूस हुआ जैसे शेर व सुखन की महफिल एक लम्हे को बावर्ची खाने की तोसी बन गई हो। बाज़ अहले ज़ौक़ ने अशार पर जितना गौर नहीं किया था उससे कहीं ज़्यादा संजीदगी उन समोसे के इंतखाब में दिखाई कि कौन सा पहले लिया जाए और कौन सा बाद में। ये भी एक तरह का अदबी फैसला मालूम होता था। छोलों की खुशबू ने कई संजीदा सामीन को भी मिसरा छोड़कर लुकमा की तरफ माइल कर दिया। मिठाई ने रवायती शीरीनी का हक अदा किया और नमक पारों ने साबित किया कि मुशायरे सिर्फ लताफत फ़िक्र का नहीं बल्कि जायके के तवाज़ुन का भी नाम है। थोड़ी देर के लिए यूँ लगा कि यहाँ शेर व अदब के साथ साथ मेदे की भी एक बाकायदा निशस्त हो रही है और हाजिरीन दोनों मैदानों में एक सा कामयाबी हासिल करने के मिशन है। इस महफिल में एक और पहलू मेरे लिए ज़ाती तौर पर नहायत अहम और जज्बाती था। वो थी मारूफ अदीब, ड्रामा निगार, शायर और दानिश्वर जनाब रिफत शमीम की शिरकत। उनकी मौजूदगी ने इस अदबी निशस्त को सिर्फ एक मुशायरे तक महदूद नहीं रहने दिया बल्कि उसे यादों, निस्बतों और फिक्री रिश्तों की एक लड़ी में पिरो दिया। रिफत शमीम इन शख्सियात में से हैं जिन्होंने अदब के सफ़र में न सिर्फ रहनुमाई का किरदार अदा किया बल्कि हौसला भी दिया और रास्ते भी दिखाए। मेरे इब्तिदाई और बेतरतीब और लिखने पढ़ने के शौक़ को जला बख्शने में उनके हौसला अफजाई और तामीरी तनकीद हमेशा एक बुनियादी हवाला रही है। ख़ास तौर पर मेरी पहली किताब एक गुरेसा लम्हा की अशात के मरहले में उनकी सरपरस्ती और अमली ताउन एक ऐसा एहसान है जिसे अल्फाज में समेटना मेरे लिए मुमकिन नहीं। ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि बाज़ रिश्ते माज मुलाकातों पर रस्मी ताल्लुकात तक महदूद नहीं रहते बल्कि वक्त के साथ वो फिक्री और जज्बाती वाबस्तगी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। रिफत शमीम की शख्सियत मेरे लिए उसी नौयत की है, एक ऐसा हवाला जिसके बगैर मेरे अदबी सफ़र का इब्तदाई बाब मुकम्मल नहीं हो सकता था। उनका एहसान एक ऐसी याद है जो ना वक्त के साथ धुंधली पड़ती है और ना ही लफ्ज़ों में पूरी तरह बयान की जा सकती है। महफिल के इख्तिताम पर यह एहसास मज़ीद गहरा हुआ कि बज़्म और उर्दू लंदन न सिर्फ एक अदबी अदारा है बल्कि एक ऐसा तहजीबी पुल है जो मुख्तलिफ ममालिक में बसने वाले उर्दू अदब के शायकीन को एक दूसरे से जोड़ता है। मरहूम सैयद हसन कैफ़ी की इस काविश ने लंदन में उर्दू ज़ुबान अदब के फ़रोग़ के लिए जो बुनियाद रखी वो आज भी मजबूती से कायम है और नई नस्लों को अपनी तहजीबी विरासत से जोड़ती है। लंदन की फ़िज़ाओं में उर्दू की खुशबू इस मुशायरे के ज़रिए यूँ रच बस गई जैसे बरसों से बिछड़ी हुई कोई मोहब्बत अचानक लौट आई हो। इस महफिल ने साबित किया कि ज़बानें सरहदों की पाबंद नहीं होती बल्कि दिलों में ज़िंदा रहती है। मुशायरे को गूंजते अशार कभी हंसा गए, कभी रुला गए और कभी माजी की यादों में ले गए। ये महफिल एक अदबी निशस्त नहीं थी बल्कि एक एहसास था, एक तहजीब थी जो समंदर पार भी अपने पूरी आब व ताब के साथ मौजूद है। जब महफिल अपने अख्तिताम को पहुंची तो यूँ लगा जैसे लफ्ज़ों की ये खुशबू अभी भी फ़िज़ा में तैर रही है और दिलों में देर तक महकती रहेगी। शुक्रिया। इस शानदार मजमून को आप भी पढ़ें और अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए इसे शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया।